Focus, ideate, innovate, enable. एनसीआर इलाके में जगह की कमी होने की वजह से नोएडा एक रेसिडेंशियल और कमर्शियल विकल्प के रूप में उभरा। आज नोएडा देश के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में तब्दील हो गया है। नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है और हर पैरामीटर में बहुत ही उम्दा प्लानिंग है, बहुत ही अच्छी प्लानिंग है वहाँ पर। आज जिस तरह की सड़कें नोएडा में हैं, जिस तरह की बिजली और पानी और ड्रेनेज की सुविधा नोएडा में है, वो तो किसी भी दूसरी अर्बन डेवलपमेंट एरिया में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। नोएडा का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो पूरी इंडिया में फॉलो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे सरकार लैंड खरीद के डेवलप करके एमिनिटीज़ लगा के डेवलपर को लैंड देती है घर बनाने के लिए। यहाँ का जो प्रोजेक्ट्स हैं विच इज़ एट पार विद द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, चाहे कॉमर्शियल आप हब देखिए, चाहे गोल्फ कोर्सेज यहाँ पे कहिए, एक्सप्रेस वे जो दिल्ली को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, उसके किनारे जितने देखिए बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर जो आई हैं। और रेजिडेंशियल के हिसाब से भी बड़ी अच्छी टाउनशिप्स हैं जिनके अंदर एक बड़ा लाइफ स्टाइल है, ओपन स्पेसेस हैं, पार्किंग है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मिसिंग है। मैं तो खुद यहाँ पे 15-16 साल से, अब कितने 17 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। तो जो मैंने देखा कि पहले जिन लोगों को नोएडा आने में कुछ हिचकिचाहट होती थी कि भाई ये यूपी है, पता नहीं हमको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं, वही लोग आज की तारीख में नोएडा आ रहे हैं, क्योंकि नोएडा का जैसे हम सब जानते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन नोएडा शायद स्टार्टिंग 20-25 ईयर्स बैक जब हुआ था तो एक इंडस्ट्रियल टाउन की एक कह सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर हुआ था कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप और दिल्ली का जो प्रेशर है उसको ईज करने के लिए रेजिडेंस के लिए। तो इनिशियली इट इज़ ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप अगर उसका पूरा नाम एक्सपेंड करेंगे तो नोएडा इज़ ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया है टू प्रमोट द इंडस्ट्री। दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के अंदर ये सुझाव दिए गए थे कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उनको दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में उनको भेजने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएं। नोएडा में पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया गया, फिर रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप किया गया। शुरू में तो इंडिविजुअल प्लॉट्स, इंडिविजुअल हाउसेस दिए गए, और पिछले कुछ सालों से, पिछले 5-7 साल से ग्रुप हाउसिंग के कंसेप्ट को भी डेवलप किया गया। ग्रुप हाउसिंग इसलिए ज़रूरी था कि लैंड बहुत ही अब ऐसी कमोडिटी हो गई जो स्केर्स होती जा रही है लैंड, इसलिए ये प्रपोजल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का भी था और आगे भी यही दिल्ली में भी और बाकी शहरों में यही कंसेप्ट है कि टू गो हाई। नोएडा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप वहाँ ड्राइव करेंगे, उनकी सड़कें और जितना जो वेल प्लान्ड है, और आप ग्रेटर नोएडा जाएंगे सारा बहुत वेल प्लान्ड है। नोएडा में हाउसिंग की क्वालिटी भी अब इम्प्रूव हो गई है पहले से, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी वहाँ सेटअप है, दिल्ली के नज़दीक है अगर आप देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग नहीं नोट करते हैं कि अभी भी मैन पावर नोएडा में अवेलेबल है। कंसेप्ट बेसिक ये था कि रोज़गार जहाँ पे हो, जहाँ फैक्ट्रीज़ में लोग काम करें और पास में उनके रहने की जगह हो, उनके बच्चों के रहने के लिए स्कूल हों, हॉस्पिटल हों और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हों, शॉप्स हों। तो उसी कंसेप्ट पे नोएडा को डेवलप किया गया, और हम कह सकते हैं कि नोएडा एक तरह से मॉडर्न तरीके से विकसित एक नया शहर है जहाँ पे रहना आनंददायक फीलिंग होती है। ग्रेटर नोएडा पहले नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी कल्पना एक वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल हब के रूप में की गई थी। आज यहां जमीन की कीमतें चाहे इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल आसमान छू रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, मैं तो तीनों को मिला के एक एरिया मानता हूं कि जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, और देश की कैपिटल दिल्ली को जो है एक सबसे नज़दीक और सबसे वेल प्लान्ड कहीं जगह मिलेगी पूरी इंडिया के अंदर, तो वो ये तीनों शहर मिलके करेंगे। तो इसके लिए हमने स्पेशली यूपी गवर्नमेंट को भी बोला कि मेक इट ए सेपरेट यूनिट। अगर इस पूरे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम सेपरेट करें इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो प्लान डेवलपमेंट है और कनेक्टिविटी है, वो यहाँ रहने वाले लोगों को डिफरेंट जगह पे काम करने का मौका देती है
और वेरियस अपॉर्चुनिटीज से जोड़ती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेस्ट जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि यहाँ पे हाउसिंग जो जिसने रहना है यहाँ पे जिस आदमी ने, उसके लिए हाउसिंग का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है चूज़ करने के लिए प्राइस पॉइंट से। अफोर्डेबल बहुत है, अगर किसी का बजट नहीं अलाउ करता तो यहाँ 3500 रुपये में भी तैयार घर मिल जाता है। नोएडा एक्सटेंशन 3500 से 4000 रुपये के बीच में नोएडा एक्सटेंशन में घर मिल जाता है, ग्रेटर नोएडा में मिल जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आपको एक्सप्रेस वे पे आपको 4500 और 5000 और 5500 के बीच में घर मिल जाता है। थोड़ा और ज़्यादा है तो आपको नोएडा के अंदर मिल जाता है। इसलिए आपके पास यहाँ पूरा स्पेक्ट्रम है नोएडा में हर किस्म के कस्टमर के लिए। हमने और बहुत सारे देश के और दूसरी जगह भी गए हैं जहाँ पे जनरली डेवलपमेंट पहले आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है। इस मामले में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में रिवर्स है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले है। चाहे हम रोड्स की बात करें, पब्लिक एरियाज की बात करें, गैस की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वो यहाँ पर पहले प्लान्ड है, उसके बाद जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। नोएडा को एक सुपर सिटी बनाने की अच्छी योजनाओं के बावजूद कई बाधाएं आईं। कुछ के समाधान ढूंढे गए पर कई समस्याएं अब भी बरकरार हैं। नोएडा में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी संतोषप्रद है। इसमें कुछ और रूम फॉर डेवलपमेंट तो है ही, जैसे कि अभी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नोएडा इज़ बिहाइंड गुड़गांव एंड दैट्स अ बिटर ट्रूथ। उसका रीज़न ये है परसेप्शन। एक तो परसेप्शन ठीक नहीं करना है नोएडा का, दूसरा जितने लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो गुड़गांव में हैं। नोएडा में दी ओनली प्रॉब्लम विच हैज़ हैपेंड इज नोएडा में पिछले 3-4 साल में इतना ज़्यादा लैंड रिलीज़ किया गया डेवलपमेंट के लिए, और वो सब आइसोलेटेड पॉकेट में रिलीज़ किया है। मकान ज़्यादा बन गए, वहाँ अभी मकान खाली हैं, उतने रहने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब वहाँ पे जो सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं हैं, जैसे मेट्रो है, 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब मेट्रो पहुँच जाएगी तो ग्रेटर नोएडा का भी इंडस्ट्रियल जो सीन है काफ़ी शूट अप करेगा। वहाँ रहने के लिए लोगों के जो डिमांड है वो भी काफ़ी शूट अप करेगा। नोएडा अथॉरिटी जिस तरह काम करती है बहुत अच्छा करती है, बट उसको कंसोलिडेट करके चलना चाहिए, बीच में गैप देना चाहिए, नॉट टू जस्ट कीप रिलीजिंग सप्लाई, बिकॉज उससे प्रेशर खाली बिल्डअप होता है एंड इट डजंट रियली सर्व एनी पर्पस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर कम है। नोएडा एज पर से यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम है। एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारा कुछ इन लोगों ने कोशिश किया है करने का, लेकिन अभी इट हैज़ नॉट सीन लाइट ऑफ द डे। नोएडा में मिडिल सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि दूर से बहुत बड़े बिल्डिंग के रूप में नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे करीब 4 लाख के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। आप नोएडा के अदर नोड्स में भी ले लें तो आपको रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स खूब दिखेंगे, आपको बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग दिखेगी, बहुत अच्छे मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स दिखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ जो रेसिडेंशियल को सपोर्ट करना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। लोगों को नोएडा के इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा कहते हैं। अदरवाइज़ नोएडा इंडस्ट्री के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में बेंगलोर के बाद दूसरा सेंटर है। नोएडा की कई उभरती टाउनशिप में से एक नाम है सुपरटेक नॉर्थ आई प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा। नॉर्थ आई एक नॉर्थ इंडिया का टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जो कि अभी 35 मंजिल बन चुका है और बनने के बाद 66 मंजिल की ये बिल्डिंग होगी। बड़े बड़े शहर इस तरह की स्ट्रक्चर और इस तरह की बिल्डिंग से जाने जाते हैं, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, या फिर अगर हम लंदन की बात करें तो वहाँ कैनरी वॉर्फ है, और पेरिस की बात करें तो एफिल टावर है, दुबई में बुर्ज खलीफा है। तो ये इन बिल्डिंग्स एक ही आइकन बन जाती हैं सिटी के लिए। उस ड्रीम को देखते हुए हम लोगों ने नोएडा में नॉर्थ आई बनाने का फैसला किया। नॉर्थ आई की बात करें तो इसके अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कुछ हिस्सा कमर्शियल और सभी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं। करीब 1500 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं इस बिल्डिंग में, जो कि एक वन बेडरूम अपार्टमेंट होता है जिसमें सब कुछ इनबिल्ट होता है। ये करीब 300 हम अपार्टमेंट बना रहे हैं, 2 बेडरूम, 2, 3 और 4 बेडरूम। कुछ इसमें पेंट हाउसेज और डुप्लेक्स भी हैं, जिनका एरिया करीब 4000 स्क्वायर फीट तक भी है।
नॉर्थ हाई के टॉप फ्लोर पर ये एक फैसिलिटीज़ का फ्लोर है जहाँ पर जिम, एक इन्फिनिटी पूल और एक रेस्टोरेंट और बिजनेस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग के ऊपर जो टॉप फ्लोर पर एक हेलीपैड भी बनाने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप में करीब डबल है, आम से डबल है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी और जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वो बिल्कुल आम नहीं है। सारी जो फोम वर्क जिसे शटरिंग हम बोलते हैं वो सब इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है इतनी ऊंची बिल्डिंग्स के लिए, तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़ी हम लोगों को। इसके अलावा जो मैन पावर, जो लेबर, जो लोग इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, उस तरह के लोग भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। उस तरह के एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर कुछ ही हैं इंडिया में। हमने यूनिट साइज़ को छोटा रखा इस बिल्डिंग के अंदर ताकि लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। 44 लाख में आज कोई भी अपार्टमेंट अवेलेबल है, लेकिन इस तरह की आइकॉनिक बिल्डिंग में और इस तरह की ऊंची बिल्डिंग के अंदर इतनी कम कॉस्ट के अंदर कुछ भी लेना एक ड्रीम ही है। एंड आई थिंक हम लोग इस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं इस बिल्डिंग के माध्यम से। सुपरटेक का एक और प्रोजेक्ट है सेक्टर 74 में, जिसका नाम है केप टाउन। तो केप टाउन में 4,500 अपार्टमेंट हम लोग बना रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जिसमें कि 2, 3, 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। एंड अगर कॉस्ट की बात करें तो 44 लाख से लेके 1,20,00,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी ऑप्शंस इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट को हम, जैसे कि मैंने बताया कि मिड रेंज लग्जरी में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, और ये नोएडा के हिसाब से एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको बना रहे हैं। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ फैसिलिटीज़ से भी भरा हुआ है। इसके अंदर सब सारे अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड लाइब्रेरी एंड क्रेच एंड स्मॉल स्कूल एंड what not, everything we are developing this whole thing as एक छोटा टाउनशिप की तरह हम इसको डेवलप कर रहे हैं, और इसमें सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने वाली हैं। इसमें करीब 80% ग्रीन एरिया हम लोग छोड़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अलावा, जिसमें कि पार्क्स हैं, एक छोटा लेक भी है, एंड काफ़ी हम इसमें ग्रीन फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस साल के अंदर करीब 10,000 अपार्टमेंट मार्च 2015 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। 10,000 अपार्टमेंट इतने शॉर्ट स्पैन में इसको डिलीवर करना, जिसमें से करीब 5,000 अपार्टमेंट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इस साल में, और 5,000 देने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहले नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता था। मई 2011 में हुए जमीन विवाद की वजह से यहां 30 से अधिक प्रोजेक्ट्स का काम थम गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट में पिछले 3-4 साल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो लैंड एक्विजिशन को लेके किसानों का जो आंदोलन रहा। फिर किसान कोर्ट गए, कोर्ट ने बहुत सारे एक्विजिशन को क्वैश भी कर दिया, और जहां डेवलपमेंट हो चुके थे ऐसे एरिया में भी हमारा एक्विजिशन क्वैश हुआ। उसकी वजह से काफ़ी असमंजस की स्थिति, काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति रही, और हमारी प्लानिंग काफ़ी डिलेड, डिस्टर्ब हो गई। सरकार की ऑक्शन की हुई ज़मीन में भी अगर सवाल उठ सकते हैं, तो इसमें सरकार को ये आज सोचने का मौका मिला है। हर स्टेट की, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि भाई आज हम अगर किसान से कोई उसको मुआवजा देके कोई ज़मीन अगर उठा रहे हैं, अब तो नया बिल आ गया तो बात ही दूसरी होगी, तो कल को यही किसान इस मुआवजे को लेने के बाद भी अगर कोर्ट में जाके स्टे ले सकता है पूरी स्कीम पे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया सोचने के लिए, सबके लिए। बैंकर्स का भरोसा था कि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन सरकार ने किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बैंकर्स का भरोसा भी डगमगाया है। प्लस जो अलॉटीज़ हैं, जो यहाँ पे मकान लेने के इच्छुक हैं या अन्य इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं, उनके भी भरोसे में थोड़ी कमी आई है। ग्रेटर नोएडा में जो लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सब अब ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अंदर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और कोर्ट की
या कोर्ट के डायरेक्शन से ये सारा मामला सेटल हो चुका है। फार्मर्स भी खुश हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना काम कर दिया, और जो प्राइवेट डेवलपर्स जिन्होंने प्लॉट्स लिए थे या हज़ारों हज़ार फैमिलीज़ जिन्होंने अपार्टमेंट बुक कराए थे, उन सब का सपना साकार होते हुए कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण रूप से फास्ट स्पीड पे चल रहा है, और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी पोजेशंस भी दिए जाने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। कुछ साल पहले ऐसे होता था कि गांव वाले होते थे, फार्मर्स होते थे, सरकार मुआवजा देती थी, मुआवजे से बहुत खुश हो जाते थे, कोई मतलब इशू नहीं बाद में होता था। अब जिस तरह का अवेयरनेस हो गया है और जिस तरह की प्राइसेस हो गई हैं, प्लस पॉलिटिकल इश्यूज भी बन जाते हैं ये, तो उससे बहुत ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं या ओरिजिनल लैंड ओनर्स हैं, उनकी किसी किस्म की भागीदारी बनाई जाए प्रोजेक्ट्स में। बिकॉज अगर हम उनको भागीदारी नहीं दोगे, आप आज जिस भी रेट पे आप उनसे मुआवजा दे के लैंड लोगे, 5-6 साल के बाद जब एप्रिसिएशन आएगा, जब प्राइवेट डेवलपर काम करके वहाँ पे मेहनत करके एप्रिसिएशन होगा, तो उनके मन में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, वो कोर्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्शंस डालेंगे। तो उससे बेटर है कि जो भी अथॉरिटीज़ टेक ओवर करती हैं, सरकार टेक ओवर करती है, मुआवजे के साथ साथ उनकी कुछ भागीदारी रखी जाए, जो हमारे हिसाब से सरकार को ही कंट्रोल करनी चाहिए, ताकि डेवलपर और फार्मर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। उससे कुछ हद तक इसका समाधान हो सकता है। विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुए और कीमतें बढ़ीं, जिसका बोझ होम बायर्स और डेवलपर्स दोनों को उठाना पड़ रहा है। मेरी ये अपील है किसान भाइयों से भी और अपने एग्जेक्टिव से भी कि पहले इस सिचुएशन को होलिस्टिकली देखिए कि भाई क्या इसमें मेरिट है कि नहीं। अगर डेवलपमेंट को ऐसा रोका जाएगा तो हमारा देश एकदम पीछे होता चला जाएगा। सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करता हूँ मैं, इसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इन्वॉल्व है, आपकी कमर्शलाइजेशन भी इन्वॉल्व है, सारे पूरा रेंज इन्वॉल्व है। तो इसके लिए एक बड़ा होलिस्टिक व्यू लेने की ज़रूरत है। जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है और जिसकी ज़मीन हम ले रहे हैं, उसको डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके ज़मीन लेकर के उसको किनारे अलग किनारे छोड़ करके वो विकास को देखे, ऊंची इमारतें देखे, तो उसके दिल में तकलीफ़ होती है कि उसकी ज़मीन पे इतने लोग इतना बड़ा निवेश करके रह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, तो उसको भी उसका पार्ट बनाना ज़रूरी है कि उसका अगर कोई लाभ होता है तो उसको उसका लाभ का शेयर उसे मिलना चाहिए, वहीं पे उसे रोज़गार मिलना चाहिए और उस प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व रहे, ये बहुत ज़रूरी है। नोएडा में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आगे आप देखें जो एक्सप्रेसवे में अब आप जानते हैं नई चीज़ें खुल रही हैं, मॉल्स अच्छे खुल गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। सो नोएडा का इम्प्रूव और आगे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन परसेप्शन वाइज नोएडा इज़ बिहाइंड अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव। आई थिंक एक सर्वे बीच में आया था कि पूरी इंडिया का मोर देन 50% रेजिडेंशियल जो है वो एनसीआर में हो रहा है, और एनसीआर का लगभग 70-80% जो हाउसिंग स्टॉक है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना के अंदर जो है बनाया जा रहा है, विच इज़ ए बिग थिंग। इस एरिया में जो इंडस्ट्रियल और आईटी डेवलपमेंट प्रपोज्ड है और अट्रैक्शन पॉइंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो इस एरिया को अगले 15 से 20 साल में एक न केवल हिंदुस्तान के मैप पे बट हम मानते हैं ग्लोबल मैप पे उभारने के लिए कारगर साबित होगा। बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनवायरनमेंट नहीं है, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ करने का स्कोप अभी बचा हुआ है। तो काफ़ी कुछ स्कोप ये करने में आपको बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर उस तरह का माहौल क्रिएट करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर नोएडा में एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले वक्त में नोएडा अब सिर्फ इसमें यहाँ जो इस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है वो है ए ग्रेड ऑफिस स्पेस। सो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ए ग्रेड ऑफिस स्पेस आएगी यहाँ पे, तो आपकी MNCs और दूसरे कॉर्पोरेट्स यहाँ के जब अपना पूरा दमदार बिछाएंगे यहाँ, तो अपने आप देखेंगे कि यहाँ पे और ये जो शहर है और अपने इसका एक और प्रीमियम हो जाएगा, अपनी वैल्यू इसकी बढ़ती रहेगी आने वाले वक्त में। ग्रेटर नोएडा जितना अच्छा प्लान है उतना शायद इंडिया में कोई दूसरा शहर नहीं होगा इतनी अच्छी प्लानिंग ग्रेटर नोएडा की, जितनी हरियाली है, जितनी चौड़ी सड़कें हैं और जिस तरह से रोज़ में मकान या इंडस्ट्रीज़ प्लान की गई हैं, उतना अच्छी प्लानिंग इंडिया के किसी शहर की नहीं होगी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है, और इसी तरह के वेल प्लान्ड अगर हम मॉडल दिल्ली एंड अराउंड हम डिज़ाइन करें तो वो एक आज की डेट के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है, और जिसका एक आप एग्जांपल कर सकते हैं नोएडा। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये देश के स्मार्ट शहरों में गिने जाएंगे। देखिए, स्टेक होल्डर्स जब मैं बोलता हूँ वर्ड, तो उसमें मैं अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मर्स
गवर्नमेंट बॉडीज, कस्टमर्स, डेवलपर्स, सबको लेता हूँ और हर किसी को अहम बिंदु मानते हुए ये हमारा विश्वास है कि अगर एक दूसरे के हित का और एक दूसरे की बातों को मिलाते हुए कौन क्या कह रहा है वो चीज़ें हैं, उनका कोई एक ऐसा निदान सब चीज़ों का हो जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस लाए, वो हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि तभी हम एक एज अ टीम पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ पाएंगे। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो, शॉपिंग मॉल्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स की वजह से आज नोएडा एक बेहतरीन शहर माना जाता है, जिसकी तरक्की आने वाले समय में और तेज होगी।